question file, get question file is visible to you. So that we have done. ये सब हमारा हो गया है. ये सब we have done. क्या था याद है? क्या था? Anyone remember? A block break shown below that we have also done. ये भी हो चुका है. Piston rod भी कर लिया था. Gear set वाले क्वेश्चन कर लिए थे. Yes. Resultant force. Yes. ये हमने किया था. Last was this, I think, है ना? Resultant force we have done it. So up to question 30 we have completed in the last lecture, and in this lecture we will again do some questions. So question number 31 is related to clutch, है ना, disc clutch. So I will take this. So in this question related to clutch, required to 5 kilowatt, 2000 rpm. So power is given 5, rpm is given 2000. The disc has a friction lining and coefficient of friction is 0.25. So mu is also given 0.25. Bore radius of the friction lining is equal to 25. ठीक है, तो क्लच के केस में आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं मैं, जो बहुत काम में आता है और आपने पढ़ा भी है वो फॉर्मूला. तो दो फॉर्मूले होते हैं बेसिकली. एक होता है टॉर्क is, let the torque is T. So torque is given by mu W divided by 3. Okay, mu W divided by 3 R cube minus small r cube divided by R square minus small r square. एक तो ये फॉर्मूला होता है और एक होता है mu W divided by 4 RO plus RI. ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम जब यूनिफॉर्म वियर हो, है ना, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी. और इस फॉर्मूले का यूज करते हैं जब यूनिफॉर्म प्रेशर हो, यूनिफॉर्म प्रेशर. तो ये दो फॉर्मूलों में से कोई एक आपका क्लच के केस में लग जाता है. क्लच के क्वेश्चन ज्यादातर रेडियस वाले जो क्वेश्चन है, तो जैसे यहाँ पे बोर रेडियस गिवन है ना, बोर रेडियस, तो हम बोर रेडियस ले लेंगे. लेट इट इज स्मॉल r. So small r is it is given 25 mm. So it is 25 mm. Assume the uniform contact pressure. So uniform pressure. So uniform pressure, we will use this formula. It is 1 megapascal. So pressure is also given 1 megapascal. It is the pressure. Okay, and pressure, for pressure there is one more formula. So pressure is found by load upon area. So load is W and area can be found by, so in clutch there are two radius. One is internal radius, is the bore radius, and one is the outer radius. So this is small r, this is capital R. So what is the contact area? So this is the contact area. So this area can be found by pi by 4 r square minus pi by 4 small r square. So area is pi by 4 r square minus r square. So we will use area over here, r square minus r square. We can use this. नहीं नहीं, तो डायमीटर के साथ 4 होता है ना, तो ओनली पाई आर स्क्वायर आएगा. सो इट बी ओनली पाई, है ना. सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, रेडियस के फॉर्म में है ना, रेडियस है, इट इज नॉट डायमीटर. जब डायमीटर होता है तब पाई बाय 4 डी स्क्वायर आता है ना. सो इट इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर. सो इट इज पाई इनटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. सो दिस डिवाइड बाय 4 विल नॉट बी हियर. सो p इक्वल टू दिस वन. दिस इज द फॉर्मूला. p equal to w by pi times r square minus r square. Correct. The value of the outside radius of the friction lining is, so question is asking
about the outer radius. So outer radius r we have to find. ठीक है, हमको कैपिटल आर कैलकुलेट करना है. तो देखें हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या कर सकते हैं. देखो किलोवाट गिवन है, आरपीएम गिवन है, तो हम टॉर्क निकाल सकते हैं. तो टॉर्क तो निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. टॉर्क निकल जाएगा. टॉर्क कैसे निकलेगा? 60 10 to the power 6 into power is 5 divided by 2 pi n is 2000. टॉर्क बता दीजिए कितना आ रहा है, सॉल्व कर दीजिए इसको. टॉर्क की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है. 23873.24. 23873.24 unit is Newton mm. टन एम. गुड. तो देखिए टॉर्क आ गया. म्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.25. सो म्यू इज नॉट ए प्रॉब्लम. ठीक है. अब बचा डब्ल्यू. डब्ल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है. प्रेशर इज गिवन. सो डब्ल्यू कैन बी फाउंड बाय पी टाइम्स एरिया, है ना. डब्ल्यू कैन बी फाउंड बाय पी टाइम्स एरिया. सो वी कैन रिप्लेस डब्ल्यू बाय पी टाइम्स एरिया, है ना. तो एक और मैं इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा बता देता हूँ आपको. इसी फॉर्मूले का एक बदला हुआ रूप है. जैसे देखिएगा, टी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, यू डब्ल्यू बाई 3 आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. अब इसी को यदि मैं पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, पाई से डिवाइड कर दूं, तो इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है. इट इज मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइडेड बाई पाई. नाउ आई एम टेकिंग दिस डब्ल्यू, दिस पाई एंड दिस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. इसको देखिए, डब्ल्यू बाई पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. देखिए डब्ल्यू बाई पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. इट इज द प्रेशर. ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया है, इट इज द प्रेशर. सो आई कैन राइट पाई टाइम्स म्यू बाई 3 इंटू प्रेशर ब्रैकेट में आर क्यूब माइनस आर क्यूब. सो दिस इज द टॉर्क. तो प्रेशर के फॉर्म में ये भी फॉर्मूला होता है ना, उसी का चेंज फॉर्म है. तो टॉर्क तो हमने निकाल लिया 23873. वैल्यू रख देते हैं 23873.24 इक्वल टू पाई तो 3.14 है, ये म्यू 0.25 क्वेश्चन में गिवन है. उसके बाद प्रेशर. अब प्रेशर गिवन है तो हमें डब्ल्यू निकालना नहीं पड़ा एक तरह से, है ना. निकाल के भी पुट कर सकते थे. तो प्रेशर हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 1 मेगा पास्कल. सो आई एम यूजिंग 1 और उसके बाद डिवाइड बाय 3 और कैपिटल आर अननोन है, आउटर रेडियस, स्मॉल आर क्वेश्चन में गिवन है 25. चलिए अब इस पूरी इक्वेशन में केवल आर ही तो अननोन है, तो आर फाइंड कर लीजिए. कैलकुलेट करिए आर कितना आ रहा है. So what is the value of capital R, outer radius? Just please solve. चैट विंडो में किसी ने आंसर दिया है क्या? एक चैट आया हुआ है मेरे पास. यस सर लिखा है. ये तो जब की बात है माय ऑडिबल के टाइम. ठीक है, ओके ओके. राजीव सिंह जी ने दिया है ना. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज कैपिटल आर संदीप? एनीवन? और भी लोग बताएं. नितिन बताएं. नितिन, शशांक. यस, कितना आ रहा है कैपिटल आर? फिर से बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए. आर कितना आ रहा है? 82. कितना? रिपीट कर दीजिए, मुझे सुनाई नहीं पड़ा. तो आपकी साउंड नहीं ठीक आ रही है. चलिए मैं ही कैलकुलेट करूं कैलकुलेटर से. चलिए मैं कर देता हूं. 23873.24 इंटू 535.8. कितना? 5
535. 535.2 इतनी ज्यादा आ रही है रेडियस, आउटर रेडियस अंदर की 25 है और बाहर की 500 समथिंग, ऐसा नहीं हो सकता है। इतनी ज्यादा कैसे आ सकती है, हैं? हाँ क्यूब रूट नहीं लिया सर। हाँ, क्यूब रूट करिए उसका, क्यूब रूट करिए। क्यूब रूट करिए। क्यूब रूट करके आंसर बताइए कितना आ रहा है। मेरे पास कितना आंसर आ रहा है आपको क्यूब रूट करने के बाद? पाई को ध्यान रखना, पाई मत भूल जाना। टॉर्क किसने कितना बताया था? टॉर्क 23873 बताया था किसी ने, है ना? Yes, sir. फॉर्मूले में थोड़ी गड़बड़ हो रही है शायद, है सर ये 2/3 होगा। 2/3 होगा फॉर्मूला, है ना? हाँ, ये करेक्शन करिए, वेरी इंपॉर्टेंट करेक्शन। इट इज 2, एक इसमें 2/3 है ना, ये 1/3 नहीं है, इट इज 2/3। बी केयरफुल, 2/3 न्यू डब्ल्यू है ना, 2/3। तो आपका टॉर्क बदल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए टॉर्क को। और आपका जो प्रेशर वाला फॉर्मूला था उसमें भी 2 टाइम्स आ जाएगा, है ना? इट इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसमें है ही है, यहाँ पे 2 आएगा। तो फॉर्मूला हमारा है 2/3 पाई म्यू बी आर क्यूब माइनस, यहाँ पे 2 का फैक्टर और है, ये 2 पाई। तो अब करिए जरा कितना आता है आंसर। 39.41 कितना? 39.41 मिला लीजिए। तो आपके आंसर्स आ रहे हैं, देखो 39.4 पहला ही ऑप्शन है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभी टॉर्क बदल गया होगा आपका, मल्टीप्लाइड बाय 2 जो भी टॉर्क आएगा, है ना? तो 2 हमने छोड़ दिया था, टॉर्क थोड़ी बदलेगा सर, हैं? टॉर्क थोड़ी बदलेगा सर, मैं टॉर्क समझ तो वही टॉर्क तो वही रहेगा ना, क्योंकि किलोवाट और आरपीएम सेम है, चेंजिंग तो बाद में हाँ, होगी। टॉर्क वही रहेगा, यस, ये तो पावर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो 2 आएगा वो डिवाइड बाय 2 लग जाएगा इसमें, और डिवाइड बाय 2 लग के फिर ये सॉल्व, ठीक है? गुड। सो दिस क्वेश्चन इज ओवर। नाउ आई एम मूविंग टू, हम कौन से क्वेश्चन पढ़ते हैं? 31 पढ़ते हैं। 32 इज रिलेटेड टू फुल डेप्थ इनवॉल्यूट, ये भी गियर से रिलेटेड है। तो थोड़ी सी इंक क्लियर कर लेते हैं पहले, यहाँ काफी घना हो गया है। क्लियर द इंक, इंक क्लियर कर दूं मैं पहले। थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है। ये भी जाएगी, एक साथ जाने का तरीका नहीं है। वो कर दो रिफ्रेश, है स्टॉप शेयर, हाँ, कौन सा क्वेश्चन नंबर था जरा बताएं?
कौन से क्वेश्चन पर थे? 52 पे। क्वेश्चन नंबर बताइए। हम थे 32 पे। 31 के आसपास थे, है ना? तो हम थे यहाँ पर 30, 45, 46, ये भी हो गए थे हमारे। 31 कर लिया था हमने, है ना? 31 हो गया, 39.4 हमारा आंसर आ गया था। 31 we have completed। अब हम 32 करेंगे। 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट, तो प्रेशर एंगल 20 डिग्री हो गया। प्रोफाइल 19 टूथ पिनियन, तो Z1 19 हो गया। 37 टूथ गियर, Z2 37 हो गया। R in mesh if the module is 5, M5 हो गया। The center distance between the gear pair will be, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेंटर पे अभी तो किया था, M/2 Z1 plus Z2। बताइए, सॉल्व कर दीजिए इसको फाइनल। M की वैल्यू 5 है, Z1 19 है, ये 37 है। सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? 37 19 कितना हो गया? 56। 56 बटे 2 28, 28 इंटू 5 कितना हो गया? 28 इंटू 5 140। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना? 140 आ रहा होगा ये आपका। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 32 इज क्लियर। नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं मुझे सुन पा रहे हैं ना आप सब लोग? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Okay, okay. So I am moving to next question. So next question related to shaft. It is cylindrical shaft. So I am leaving this. Shaft का topic मैं नहीं ले रहा हूँ because it has already been completed by Harish sir. So now I am taking weld. Weld का topic भी अपना नहीं है. So I am also leaving this topic. है ना? Weld को भी छोड़ते हैं. और फिर क्या है? Which one of the following is criteria in the design of hydrodynamic general bearings? Yes. तो bearing तो हमें फोकस करना है। तो बताइए क्या आंसर आएगा? समरफील्ड, रेटिंग लाइफ, स्पेसिफिक डायनामिक कैपेसिटी, रोटेशन। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो थ्योरी का क्वेश्चन है। Which one of the following is criteria in the design of hydrodynamic general bearing? हाइड्रोडायनामिक जनरल बियरिंग, हाइड्रोस्टैटिक जनरल बियरिंग, कई तरह की बियरिंग्स होती है ना, हाइड्रोडायनामिक, हाइड्रोस्टैटिक और हाइब्रिड भी होती है। तो हाइड्रोडायनामिक बियरिंग, हाइड्रोस्टैटिक कौन सी होती है? जिसमें हमें एक्सटर्नल प्रेशर देना होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पंप, लुब्रिकेंट इज पंप विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पंप। और हाइड्रोडायनामिक एक्शन में तो देयर इज नो नीड ऑफ दैट। So which one of the following is? तो बताओ इसमें क्या आंसर आएगा? बीयरिंग को कैसे डिजाइन करते हैं? समरफील्ड नंबर आएगा सर। अच्छा, मान लो यहाँ पे हाइड्रोडायनामिक बीयरिंग की जगह मान लो यहाँ होता बॉल बीयरिंग, रेटिंग लाइफ भी इसमें आता है सर। तो रेटिंग लाइफ का आंसर आ जाता है ना, क्योंकि लाइफ बॉल बीयरिंग लाइफ से होती है, रोलिंग कॉन्टैक्ट बीयरिंग होता है। तो इस केस में आंसर समरफील्ड नंबर ही होगा, है ना? समरफील्ड नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर्मूला फॉर द समरफील्ड नंबर इज mu times ns divided by p into r by c whole square। ठीक है? यदि आप विस्कोसिटी को मेगा पास्कल सेकंड में यूज कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आपकी ये सेकंड में होगी, आरपीएस होगी, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, और प्रेशर आपका मेगा पास्कल में होगा। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिए इस बात पर। यदि आप मेगा पास्कल मिनट में यूज कर रहे हो, then this will be in minute accordingly. So now move further. A band brake consists of a lever. तो ये भी कुछ ब्रेक का है। ठीक है, तो अब तक हम हर टॉपिक का क्वेश्चन कर चुके हैं, ब्रेक का भी कर चुके हैं, क्लच का भी कर चुके हैं, है ना? ब्रेक और क्लच में ज्यादातर आप देख रहे होंगे बेल्ट पुली के कंसेप्ट लगते हैं, है ना? ज्यादातर कौन से कंसेप्ट लगते हैं? बेल्ट पुली के कंसेप्ट लगते हैं। और बेल्ट पुली के जो कंसेप्ट हैं वो आप ध्यान रखिए, एक तो T1 by T2 इक्वल टू e to the power म्यू थीटा, ये हमारा बेल्ट पुली का कंसेप्ट है। और जो टॉर्क निकलता है बेल्ट पुली में, दैट इज T1 minus T2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। ये दो फॉर्मूले यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन ब्रेक का भी हो जाएगा, टॉर्क का भी हो जाएगा।
तो उसका क्लच कर लो, ठीक है। तो ए बैंड ब्रेक कंसिस्ट ऑफ ए लीवर, ठीक है। तो ये इसमें लीवर है, दिस इज द लीवर attached to one end of the band. So this is the band. So this is one end attached, lever is attached with the band. The other end of the band is fixed to the ground. So जो band का दूसरा part है, that is fixed. So it is fixed, है ना? It is fixed. E for fixed. So it is fixed to the ground. The wheel has a radius of 200 mm. Okay, so radius is 200 mm of this wheel, and the wrap angle of the band is 270 degree. So wrap angle from here to here, angle from here to here. So it is 270 degree. So theta is the angle of wrap. It is 270 degree, or this theta has to be used in radians. This in this formula, it has to be converted to radians. So it is 3 pi by 2. 270 degrees 3 pi by 2 radian. The braking force applied to the lever. Braking force applied to the lever. So this is the braking force, 100 Newton. Braking force applied to the lever is limited to 100 Newton. Yes. So this is the braking force. This is the braking force at the end of the lever. And the coefficient of friction between the band and the wheel, mu between the band and the wheel, or pulley and the belt. So band से मतलब belt है ना यहाँ पर, तो between the band and the wheel is 0.5. So mu is 0.5. Okay. No other information is given. ठीक है. So this is the common data for the question number 36 and 37. ठीक है, तो डाटा तो आपको समझ में आ गया. Now move to question 36. I am moving to question 37. So question 37 is the maximum tension that can be generated in the band during braking is. तो आपको maximum tension कौन सी होती है? T1. T1 is the tension on the tight side. T2 is the tension on the slack side. So in this question, we have to find T1. The question is demanding that what is T1? What is the maximum tension? 4 options are given. We will first calculate T1. So how will we calculate T1? T1 को calculate करते हैं. तो चलिए T1 को calculate कर लेते हैं. तो T1 कैसे कर? क्या T2 पता है हमें? T2 is also not known. तो चलिए पहले T2 निकाल लेते हैं ना. तो force is given. Let T2. So let's take the moment about the fixed point A. So summation of the moment must be 0. So 100 is downward. Distance of this force from the fixed point fulcrum is 1 meter. So the total distance is 2 meters. So it is 100 multiplied by 2. It is the movement with a negative sign because it is a clockwise movement. I am assuming clockwise as negative, anti-clockwise as positive. Okay, you can take any assumption of your own. Answer will not differ. So it is minus 100 into 2. And T2 multiplied by distance is 1 meter. So T2 multiplied by 1 with positive sign must be equal to 0. Must be equal to 0. For the equilibrium of the lever. Now T2 is 200 Newton. T2 की वैल्यू निकल गई. अब जब T2 निकल गया तो T1 निकालना तो बहुत आसान है. तो I can write T1 by T2. T2 is 200. T to the power mu. Mu is given. Mu कितना दिया है क्वेश्चन में? Friction is 0.5. So mu is 0.5 into theta. Theta is radian 3 pi by 2. So it is 3 pi by 2. चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए. बताइए कितना T1 आ रहा है. सर ये T2 ऐसे कैसे एज्यूम कर दिया कि T2 आएगा यहाँ पे?
हाँ सर यहाँ पे टेंशन हमने T2 क्यों एज्यूम किया सर? T2 क्यों अज्यूम किया? देखो T1 भी तो हो ये सकता है। फोर्स यहाँ डाउनवर्ड लग रहा है ना, जी सर। और इसके बैंड ब्रेक में इसके इक्विलिब्रियम के लिए इसकी डायरेक्शन अपवर्ड ही होगी, ठीक है, और ये यहाँ पे फिक्स है, तो बैंड ब्रेक के कंसेप्ट में जहां ये फिक्स है तो यहीं पे टाइट साइड टेंशन होगी, सो T1 विल बी हियर, T2 तो अब ये बेड पुली सिस्टम ही तो बन गया T1 एंड T2, ठीक है, और तो T1 होने से ये इसकी जो डायरेक्शन आएगी अपवर्ड आएगी रिएक्शन की वजह से, तो T1 विल आल्सो बी अपवर्ड, T2 विल आल्सो बी अपवर्ड, so T1 और T2 आर द टेंशंस ऑन द टाइट एंड फ्लेक्स साइड रेस्पेक्टिवली। तो ये बताइए इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है T1? गिव मी द आंसर। 2110 आ रहा है सर। 110 2110 2110 110 यूनिट इज न्यूटन। चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं, लेट मी चेक द ऑप्शंस। यस 2110 इज द ऑप्शन इज है हमारे पास, सो 2110 इज द आंसर, आंसर बी इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन 37, द मैक्सिमम व्हील टॉर्क, सो सेम क्वेश्चन है, उसी डाटा वही है, कॉमन डाटा था ना 36 37 का, ये देखिए डाटा वाज कॉमन 36 एंड 37, तो अब हमें क्या निकालना है, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, पुली बेल्ट सिस्टम में ये मैंने बताया था, T बराबर T1 माइनस T2 इंटू रेडियस, तो सिंपली आप कर दीजिए T इक्वल टू T1, T1 हमारा कितना निकल के आया है 2110 माइनस T2 हमारा आया था 200 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, रेडियस कितनी है 200 mm गिवन इन क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करिए इसको, 10 माइनस 200 इंटू 10 माइनस 200 इंटू 200, हाउ मच इट इज कमिंग? 382,000 382,000 1000। न्यूटन लेवल ये आ रहा है। यस सर। अब हम आंसर चेक कर लेते हैं अपने ऑप्शंस। ऑप्शन हमको दिए हुए हैं न्यूटन मीटर में, सारे ऑप्शन न्यूटन मीटर में है, तो इसे कन्वर्ट कर दो न्यूटन मीटर में, तो ये हो गया 382 न्यूटन मीटर, है ना, डिवाइड कर दिया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन, so this question is also finished. Now moving to next question. So next question related to spur gear, and I will take this. So two matting gears, 42 and 120 teeth respectively. So Z1 is 40, Z2 is 120. The pinion rotates at 1200 RPM. RPM is 1200. Transmits a torque. Torque is given. Torque is 20 Newton meter, so it is 20,000 Newton millimeter. ठीक है, millimeter. The torque transmitted by the gear is, अच्छा, टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क निकालना भी है, तो ये पिनियन का टॉर्क दिया हुआ है और आपको गियर का टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो पिनियन और गियर, मान लीजिए कोई अरेंजमेंट है, दिस इज द पिनियन, दिस इज द गियर, ठीक है, दिस इज द कॉन्टेक्ट पॉइंट, पिच पॉइंट। तो पावर देयर इज अ वेरी लेस फ्रिक्शन, so we can consider power is transfer, there is no power loss, so power transmitted by P1, power developed at the pinion shaft must be equal to power developed at the gear shaft, so P1 equal to P2, power equal कर सकते हैं, so it is 2 pi n1 T1 2 pi n1 mt1 divided by 60 into 10 to the power 6 power in kilowatt, and it is 2 pi n2 mt2
divided by 60 10 to the power 6. They must be equal. So denominator cancel out. 2 by cancel out. So remaining part is only N1 MT1 equal to N2 MT2. ये फॉर्मूला याद रखिएगा. पिनियन और गियर के टॉर्क में क्या रिलेशन होती है? N1 MT1 इक्वल टू N2 MT2, या ऐसे भी लिख सकते हो N1 T1 बराबर N2 T2. T1 T2 टॉर्क है. मैंने अभी टॉर्क को MT1 MT2 लिया है. यदि आप T1 T2 लेते हैं तो इट इज N1 T1 इज N2 T2. तो आप देखो N1 कितना दे रखा है? 1200 आरपीएम. ये पिनियन की स्पीड है. और पिनियन का टॉर्क कितना दे रखा है? 20 न्यूटन मीटर. तो ये 20 ले लिया. अब N2 कितनी है गियर की? बताओ. गियर की N2 पता है क्या? 1200 आरपीएम दे रखी है. टीथ दे रखे हैं. जब टीथ दे रखे हैं तो हम तो N1 by N2 बराबर होता है T2 by T1, Z2 by Z1 होता है ना. N1 by N2 बराबर Z2 by Z1. तो N1 हमारा 1200, N2 मतलब गियर की स्पीड, Z2 मतलब कितने टीथ हैं गियर पे? 120 बटे 40. तो N2 यहां से कितना आ गया? 400 आरपीएम आ गया. ठीक है. गियर रेशो 3 है. गियर रेशो Z2 by Z1 होता है. तो 120 बटे 40 3. गियर रेशो 3 है. इसका मतलब यदि पिनियन 1200 की स्पीड से घूम रही है तो हमारा गियर 1200 बटे 3 यानी कि 400 की स्पीड से घूमेगा. तो गियर की जो स्पीड है वो 400 है. अब हमें गियर का टॉर्क निकालना है. बहुत सरल क्वेश्चन हो गया. बस इसको सॉल्व कर दो और T2 बता दो. 400 दिया 1200 और 3 into 20 60 न्यूटन. तो 60 न्यूटन मीटर इज द आंसर. 6.6 40 26. Yes, option D is correct. Clear है question? N1 T1 equal to N2 T2 and N1 by N2 is Z2 by Z1. Basic. So now I'm moving to next question. So next question is 39. 9 is related to KF/KT. तो उसमें हो गया endurance limit वाला क्वेश्चन हो गया ये तो है ना. Fatigue stress concentration का है. So I am leaving this. Question 40 is SN curve. Here, what is S? S is the fatigue life. N is the number of cycles. So it is also related to dynamic criteria, dynamic loading. So I am leaving this also. 40 I am leaving. 41 related to bolted joints. So I am again leaving this. So now I am taking question number 42. So match the following. Again, there are two columns. We have to match. So left side is type of gears, right side is arrangement of the shafts. So for bevel gears, which option will be correct? Bevel gears. Non-parallel offset. Non-parallel offset तो hypoid होते हैं, hypoid gears. ठीक है. नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग ये बीवल होते हैं. ठीक है. नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग ये वर्म होते हैं. पैरेलल शाफ्ट में स्पर होते हैं, हेलिकल होते हैं. ठीक है. ये होते हैं. अब मैच कर लो. यहाँ क्या क्या दिया है? बीवल. तो P will be matched with 2, so it is P2. Q means worm will match with 3, so it is Q3. And herringbone जो गियर होते हैं वो भी एक तरह से स्पर गियर ही है ना. herringbone गियर बेसिकली क्या होता है कि उसमें एक तरफ मान लीजिए इस तरह से टीथ कटे हुए हैं तो दूसरी तरफ टीथ उल्ट ऐसे कटे होते हैं, है ना. इस तरह का जो गियर होता है तो एक तरह से वो होता है स्पर ही है ना. स्पर हेलिकल की कैटेगरी में आ गया. तो R will be matched with the 4. So R will be 4 and hypoid means first offset. So this is S1. So P2 Q3 R4 S1 मैच कर लीजिए. बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? P2 Q3 R4 S1. B is correct. Yes. So B is the right answer. So this is question number 42. Finished.
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वायर रोप, है ना। वायर रोप के क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं क्योंकि वायर रोप कराया आपको नहीं कराया हरीश सर ने, बताइए। वायर रोप नो को सर। कराते हैं ईयर में? नो सर। डेट में वायर रोप नहीं कराया ना, तो वायर रोप का क्वेश्चन ले लेते हैं भैया, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 43, वायर रोप। So a wire rope is designated as 6-19. 6-19, ये डिजिग्नेशन समझ में आना चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है। स्टैंडर्ड होस्टिंग द नंबर 6-19 रिप्रेजेंट। अच्छा, तो ये डिजिग्नेशन का ही क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि इस डिजिग्नेशन का क्या मतलब है। ठीक है, तो इसमें लिखा है डायमीटर इन मिलीमीटर, मतलब ये 6 जो है वो डायमीटर है और लेंथ जो है वो 19 है, मतलब वायर रोप की डायमीटर 6 है और लेंथ 19 है। क्या ये मतलब है इसका? या डायमीटर सेंटीमीटर में और लेंथ मीटर में, क्या ये मतलब है? या नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, मतलब ये नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स है और ये नंबर ऑफ वायर्स इन ईच स्ट्रैंड, और लास्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ वायर्स इन ईच स्ट्रैंड, ये नंबर ऑफ वायर्स है और ये नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स है, उल्टे हैं दोनों ऑप्शन। तो मैं आपको बता दूं कि वायर रोप में जो भी डिजिग्नेशन होती है वो होती है A_B, A#B, ठीक है, A#B। तो इसमें A जो होता है, जैसे मान लो मैं वायर रोप आपको बताऊं, जैसे वायर रोप में क्या रहता है, बहुत सारे वायर्स निकले रहते हैं इस तरह से, मान लो तो 1 2 3 4, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं स्ट्रैंड, इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रैंड। तो कितने स्ट्रैंड हो गए, मान लो मैंने जो डायग्राम बनाया है उसमें 4 स्ट्रैंड हो गए, है ना, तो ए की वैल्यू 4 हो गई हमारे केस में, मतलब इस केस में, अभी इस केस को नहीं कर रहा हूं, एक अलग से एग्जांपल ले रहा हूं कि ए की वैल्यू 4 हो गई। अब इस स्ट्रैंड का यदि मैं डायग्राम बनाऊं अलग से इस वाले स्ट्रैंड का, तो इसमें अंदर आपको पतले 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 वायर मिलेंगे बहुत सारे। तो ये जो वायर्स हैं इनको आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बी की वैल्यू मेरे लिए हो गई 8। तो 8 वायर इसके अंदर, 8 वायर इसके अंदर, 8 वायर इसके अंदर, 8 वायर इसके अंदर, हर स्ट्रैंड में बराबर वायर होते हैं, ठीक है। तो मेरा हो गया ये 4-8 हो गया इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब हमें दे रखा है A#B, तो A की वैल्यू 6 हो गई, मतलब 6 हमारा नंबर ऑफ स्ट्रैंड हो गया और 19 हमारे हो गए नंबर ऑफ वायर्स, ठीक है। डायमीटर मिलीमीटर ये सब कुछ नहीं होता है, सेंटीमीटर कुछ नहीं होता है। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ये ठीक है, नंबर ऑफ वायर्स इन ईच स्ट्रैंड ये ऑप्शन सही है, नंबर ऑफ वायर ये उल्टा ऑप्शन है, तो ये भी नहीं होगा। तो ए भी नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी विल बी द राइट आंसर। मेरे ख्याल से डिजिग्नेशन क्लियर हो गया होगा यस सर। वायर रोप का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कितना समय है अभी हमारे पास इस लेक्चर में? टाइम लगभग हो गया हमारा, है ना, 10 मिनट है सर। 10 मिनट है हमारे पास, है ना, ठीक। तो चलिए मैं जरा सा क्वेरी बताओ पहले, तो कोई क्वेरी हो, मैं इसको स्टॉप शेयर करता हूँ फिलहाल फाइल को।